नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अध्याय 6 तलपट एवं अशुद्धियों का शोधन। यह इस अध्याय का भाग 3 है। पिछले भागों में हमने देखा कि तलपट बनाया किस तरह से जाता है और कुछ अशुद्धियों का शोधन हमने किया। जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि यदि कोई अशुद्धि हो गई है तो उसको मिटा के सही नहीं किया जा सकता। यदि कहीं डेबिट ज़्यादा हो गया है तो उसको सही करने के लिए हमें क्रेडिट करना होगा, और यदि डेबिट कम हो गया है तो उस खाते को और डेबिट करना होगा। कोई खाता ज़्यादा क्रेडिट हो गया है तो उसको सही करने के लिए हमें डेबिट करना होगा, और यदि कोई खाता क्रेडिट कम हो गया है तो उसको हमें क्रेडिट और करना होगा। इस तरह कई अशुद्धियों को हमने शुद्ध किया, और आज हम इसी तरीके की चीज़ एक अलग उदाहरण से करने जा रहे हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक प्रश्न है आपके सामने। राहुल के तलपट का मिलान नहीं हुआ और राहुल ने अंतर को उचंती खाता मतलब सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया, और उसके बाद निम्न अशुद्धियों को ज्ञात किया गया। पहली अशुद्धि है, मशीन की स्थापना के लिए 600 रुपये के मजदूरी खाते में कर दी गई। मतलब आपने मशीन की स्थापना, मशीन की इंस्टॉलेशन 600 रुपये देकर करवाई, और वह 600 रुपये आपने मजदूरी खाते में लिख दिए। यह आप रोज नामचा पढ़ते हुए सीख चुके हैं कि यदि मशीन की इंस्टॉलेशन होती है तो वह चीज मशीन खाते को ही डेबिट करी जाएगी, परंतु गलती से यह आपने मजदूरी खाते में डेबिट कर दिया। तो इस तरह की अशुद्धि को कैसे शुद्ध किया जाए? मैं फिर से दोहरा दूं, आपने यदि मशीन की स्थापना करी है, मशीन की इंस्टॉलेशन करी है, तो वह खर्चा नहीं, एक एसेट को खरीदना है, क्योंकि इस 600 रुपये को दिए बिना आप मशीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह के सभी खर्चे जो एसेट को इस्तेमाल करने से ताल्लुक रखते हैं, वह सभी खर्चे मशीन अकाउंट में ही जाएंगे, ना कि किसी खर्चे में। तो यही गलती हमने इस प्रविष्टि में करी कि हमने यह मजदूरी खाते में डाल दी, जबकि यह मजदूरी नहीं, मशीन को इस्तेमाल करने से ताल्लुक रखने वाला एक खर्चा है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इसको शुद्ध करते हैं। देखिए, क्योंकि यह मशीन खाते में ही डेबिट होना चाहिए था तो हमने मशीन खाता डेबिट किया, और गलती से हमने मजदूरी खाते में इसको डेबिट किया, इसलिए मजदूरी खाता क्रेडिट कर दिया गया। यह हुई पहली प्रविष्टि। चलिए दूसरी प्रविष्टि है, मशीन की 400 रुपये की मरम्मत मशीन खाते के नाम पक्ष में लिख दी गई। अब आप इस प्रविष्टि को पहली प्रविष्टि से तुलना कीजिए। आपने मशीन की मरम्मत कराई जो एक सामान्य खर्चा है। अब यह एक सामान्य खर्चा होने के नाते खर्चा अकाउंट ही डेबिट होना चाहिए, लेकिन गलती से देखिए प्रविष्टि क्या कहती है, मशीन की 400 रुपये की मरम्मत मशीन खाते के नाम पक्ष में लिख दी गई। मरम्मत खाता डेबिट होना चाहिए था, आपने मशीन खाते को डेबिट कर दिया। तो यह प्रविष्टि शुद्ध कैसे हो? जो खाता डेबिट होना चाहिए था उसका नाम है मरम्मत खाता, परंतु आपने जिसको डेबिट किया वह है मशीन खाता। तो चलिए इसको शुद्ध करें। मरम्मत खाता जो नाम होना चाहिए, मतलब जो डेबिट होना चाहिए, उसको मैंने डेबिट किया, और मशीन खाता जो गलती से डेबिट हो गया है उसको हमें क्रेडिट करना होगा। यह हुई दूसरी शुद्धि। तीसरी प्रविष्टि है, एक पुरानी क्रय की गई मशीन की मरम्मत के लिए 1000 रुपये का व्यय मतलब खर्चा हुआ को मरम्मत खाते के नाम किया गया। देखिए विद्यार्थियों,
जब आप कोई पुरानी मशीन खरीदते हैं और उसको इस्तेमाल में लाने से पहले आपने एक मरम्मत 1000 रुपये की उसके लिए कराई, तो देखिए इस 1000 रुपये को खर्च किए बिना वह पुरानी मशीन कार्यरत नहीं हो सकती थी। तो यह 1000 रुपये उस मशीन को इस्तेमाल में लाने के लिए बहुत ज़रूरी थे। तो जैसे नई मशीन की स्थापना करने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए आप पैसे देते हैं, ठीक इसी तरह यदि आप कोई पुरानी मशीन या मोटर कार खरीदें और उसको इस्तेमाल में लाने से पहले उसकी कोई मरम्मत कराते हैं, तो वह मशीन खाते को डेबिट होना चाहिए। वह खर्चा खर्चा नहीं, एसेट को लाने के बराबर ही है। 1000 रुपये मशीन को खरीदा गया और मरम्मत के लिए खर्च किए गए। 1000 रुपये मरम्मत के हैं, लेकिन वह खर्चा नहीं, वह मशीन के अंदर ही मिलाया जाएगा। गलती से हमने क्या किया, देखिए पढ़िए, एक पुरानी क्रय की गई मशीन की मरम्मत के लिए किए गए 1000 रुपये का व्यय खर्चा मरम्मत खाते के नाम किया गया। मरम्मत खाता डेबिट कर दिया गया, परंतु मरम्मत खाता डेबिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुरानी मशीन को यदि आपने खरीदा है तो पुरानी मशीन को कार्यरत करने के लिए आपको 1000 रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे ताकि वह इस्तेमाल में लाई जा सके। तो इसकी शुद्धि क्या होनी चाहिए, मशीन खाता डेबिट और मरम्मत खाता जो गलती से डेबिट हो गया है उसको हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। तो चलिए देखते हैं। मशीन खाते को डेबिट किया गया और मरम्मत खाता क्रेडिट, और साथ ही में आपको इसका कारण भी बताना होता है। क्रय की गई पुरानी मशीनरी की मरम्मत को मरम्मत खाते के नाम पक्ष में लिखा गया, अब संशोधित किया। इसको हम अंग्रेजी में नरेशन भी कहते हैं। मतलब जो प्रविष्टि आप कर रहे हैं उसका कारण क्या है। तो यह हुई आपकी तीसरी एंट्री। अगली एंट्री देखिए, 8000 रुपये की सामग्री, 2000 रुपये की मजदूरी बिल्डिंग बनाने के लिए लगी। इसके लिए पुस्तकों में कोई समायोजन नहीं किया गया। देखिए, आपने 8000 रुपये की सामग्री खरीदी, 2000 रुपये की मजदूरी किसी को दी, और यह प्रविष्टि आपने पुस्तकों में करी ही नहीं। तो जब कुछ इस तरीके की अशुद्धि आपको दी जाए कि आप प्रविष्टि करना ही भूल गए हैं, तो ध्यान देना विद्यार्थियों, इस तरीके की प्रविष्टि जो आप करना ही भूल गए हैं, इसमें आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सीधी सी बात है, आप इस प्रविष्टि को वैसे ही कर दीजिए जैसे आप रोज नामचा की प्रक्रिया करते हुए कर रहे थे। यदि आप कोई प्रविष्टि करना ही भूल गए हैं तो अब आपको इस प्रविष्टि को वैसे ही कर देना है जैसे सामान्य रूप से एक प्रविष्टि की जाती है, बस। तो इस तरह की प्रविष्टि में आपने ज्यादा सोचना या विचारना नहीं है। तो चलिए अगली प्रविष्टि पर चलते हैं। अगली प्रविष्टि कहती है, 5000 रुपये के फर्नीचर क्रय की खतौनी क्रय बही में 500 रुपये से कर दी गई। देखिए, आपने खरीदा 5000 रुपये का फर्नीचर। फर्नीचर आपकी एक ऐसी परिसंपत्ति है जो फिक्स्ड है, परंतु आपने इसकी खतौनी क्रय बही मतलब परचेज बुक में कर दी। परचेज बुक में उन चीजों की खतौनी की जाती है जिस चीज के आप व्यापारी हैं, अर्थात गुड्स। लेकिन फर्नीचर गुड्स नहीं होते। परचेज बुक में, क्रय बही में वह चीज जाएगी जिस चीज का आप व्यापार करते हैं। फर्नीचर तो आपके लिए एक फिक्स्ड एसेट है। अब फर्नीचर फिक्स्ड एसेट अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन आपने फर्नीचर की जो प्रविष्टि है वो उठा के क्रय बही में कर दी, और वह भी 5000 की जगह 500 रुपये से कर दी।
अब देखिए, क्रय भई 500 रुपये से डेबिट कर दी गई है, जबकि वह होनी नहीं चाहिए। और फर्नीचर 5,000 रुपये से खरीदा गया, तो फर्नीचर खाता 5,000 से डेबिट होना चाहिए। तो इन दो बातों को अपने दिमाग में रखते हुए इस अशुद्धि को शुद्ध कीजिए। मैं दोहरा दूं, फर्नीचर 5,000 रुपये से खरीदा गया, तो फर्नीचर 5,000 रुपये से डेबिट होना चाहिए। और गलती से क्रय बही परचेज बुक के अंदर जो 500 रुपये आपने लिख दिए हैं, मतलब डेबिट कर दिए हैं, वह नहीं होने चाहिए, तो उसको आपको हटाना होगा। चलिए देखते हैं किस तरह से यह अशुद्धि शुद्ध होगी। देखिए, यह बात तो तय है कि फर्नीचर खाता 5,000 रुपये से डेबिट होगा, हमने कर दिया। और क्रय बही में जो 500 रुपये गलती से आपने डेबिट कर दिए, इसको सही कैसे करें? उसको क्रेडिट कर दीजिए। आप उसको मिटा तो नहीं सकते, जो एंट्री एक बार हो चुकी उसको सही करने का एक ही तरीका है, जो ज़्यादा डेबिट हो गया है उसको क्रेडिट कर दीजिए। आपने क्रय खाते को गलती से जो डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर दिया 500 से, क्योंकि आपने उसको डेबिट भी 500 से ही किया था। अब आप देखिए, डेबिट में आपने 5,000 लिख दिया, क्रेडिट में आपने 500 लिख दिया, 4,500 रुपये का अंतर रह गया। और यदि आप याद करें अपने पिछले भाग को जो हमने पढ़ा, यदि इस तरह डेबिट और क्रेडिट में कोई अंतर पाया जाता है, तो वह कौन से खाते में भेजा जाता है? जी हां, उस खाते का नाम है उचंती खाता, अर्थात सस्पेंस अकाउंट। तो यह एक ऐसी एंट्री आपने सीखी जिसके अंदर आपने उचंती खाते को मिलाया। यदि डेबिट और क्रेडिट के योग आपस में बराबर ना हो, तो उस सूरत में आप सस्पेंस अकाउंट को लाते हैं। जैसे 5,000 रुपये के फर्नीचर को क्रय खाते में 500 रुपये से भेजा गया। अब आप नहीं जानते कि ये 4,500 रुपये कहां गए। यह तो मानव का स्वभाव है, गलती करना। तो यह 4,500 रुपये उचंती खाता अर्थात सस्पेंस अकाउंट में भेजे जाएंगे। जब चलते हैं अगली प्रविष्टि पर। करीम की एक पुरानी मशीन उसके पुस्तक मूल्य 2,000 रुपये में बेची गई और इसका अभिलेखन विक्रय बही में कर दिया गया। करीम को एक पुरानी मशीन 2,000 रुपये में बेची गई। मशीन बेची है, गुड्स नहीं बेचे। और पिछली प्रविष्टि से हमने यह सीख लिया था कि क्रय बही और विक्रय बही में वो प्रविष्टियां पहुंचती हैं जो आप आपस में व्यापारिक संबंधों में बेचते या खरीदते हैं। आपने मशीन बेची, मशीन खरीदी, फर्नीचर बेचा, फर्नीचर खरीदा, यह आपका क्रय विक्रय नहीं है। यह तो फिक्स एसेट्स का खरीदना बेचना है जो रोज रोज नहीं होता। हां, गुड्स को खरीदना रोज रोज जरूर होता है। इसी कारण से, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से इन गुड्स जैसी चीजों के लिए, कैश जैसी चीजों के लिए हम अलग बही बनाते थे, क्रय विक्रय या रोकड़ बही। कैश रोज रोज आता जाता है, गुड्स रोज रोज आते जाते हैं, इसलिए हमने रोकड़ बही बनाई, क्रय बही बनाई, विक्रय बही बनाई। लेकिन अभी तो आप फर्नीचर या मशीन खरीद बेच रहे हैं, तो यह तो कोई क्रय विक्रय नहीं हुआ। अब यह अगर क्रय विक्रय नहीं है तो क्या है? तो जवाब यह है कि मशीन खरीदें तो मशीन खाते में भेजिए, बेचें तो भी मशीन खाते में भेजिए। फर्नीचर को खरीद बेच रहे हैं तो भी आप फर्नीचर के खाते में प्रविष्टि को भेजिए, ना कि क्रय विक्रय बही में, क्योंकि क्रय विक्रय बही में कौन सी प्रविष्टियां आती हैं? गुड्स की। तो चलिए इस प्रविष्टि को फिर से पढ़ें और इसकी शुद्धि करें। देखिए, प्रविष्टि कहती है, करीम को एक पुरानी मशीन उसके पुस्तक मूल्य
बुक वैल्यू पे 2000 रुपये में बेची गई। यहां पे पुस्तक मूल्य बोलने का अर्थ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 2000 वाली मशीन 2000 में ही बेच दी गई, मतलब मशीन को बेचते हुए कोई हानि नहीं हुई। करीम को 2000 रुपये की मशीन 2000 में ही बेच दी गई मशीन। और इसका अभिलेखन रिकॉर्डिंग विक्रय बही सेल्स बुक में कर दिया गया। चलिए देखते हैं। यदि आप सेल्स बुक में कोई प्रविष्टि कर चुके हैं, इसका मतलब विक्रय खाता क्रेडिट हो चुका। और जब विक्रय खाता क्रेडिट हो चुका तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? विक्रय खाते को डेबिट करना होगा। और आपने बेचा क्या है? बेची तो आपने मशीन है, तो क्रेडिट होना क्या चाहिए? क्रेडिट मशीन होनी चाहिए, तो मशीन को हमने क्रेडिट कर दिया। अब आमतौर पे विद्यार्थी यहां पे सवाल पूछते हैं कि करीम का क्या होगा? तो बच्चों, सीधा सा जवाब यह है, भले ही आपने करीम को मशीन बेची या गुड्स बेचे, करीम रहेगा तो आपका डेटर ही। करीम से तो आपने पैसे दोनों ही सूरतों में लेने हैं, भले ही आपने मशीन बेची हो या आपने करीम को गुड्स बेचे हो। तो इसलिए करीम के खाते को शुद्धि की प्रविष्टि में कोई जगह नहीं मिली है। मैं फिर से दोहरा दूं, आपने विक्रय खाते को क्रेडिट कर दिया था, तो उसको सही करने के लिए हमें विक्रय खाते को डेबिट करना पड़ा, और सही मायने में बिकी थी मशीन, इसलिए मशीन को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो यह हुई अगली प्रविष्टि। अब चलते हैं आखिरी प्रविष्टि पर। आखिरी प्रविष्टि कहती है, विक्रय वापसी बही के योग 3000 रुपये की खतौनी खाता बही में नहीं की गई। देखिए, आपने कोई एंट्री मिस कर दी है। आपने संपूर्णतः विक्रय वापसी बही को खाते में नहीं भेजा, तो अब भेज दीजिए। जैसे हमारी एक एंट्री, चौथी एंट्री हमने नहीं करी थी, ठीक उसी तरीके से 7वीं एंट्री भी हमने नहीं करी है, तो अब हम इस एंट्री को कर देंगे जैसे रोजनामचे में हम आमतौर पे किया करते थे, जो इस तरह से है, विक्रय वापसी खाता डेबिट, और क्योंकि आप इसको भूल चुके हैं तो उचंती खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। और कुछ इस तरह यह प्रश्न खत्म होता है। चलिए अब प्रश्न की जो पहली मांग है उसको पूरा करते हैं। उससे पहले मैं आपको प्रश्न पढ़वा दूं। प्रश्न आपसे कहता था कि राहुल के तलपट का मिलान नहीं हुआ था और राहुल ने अंतर को उचंती खाते में रखा। अब हमसे प्रश्न ये चाहता है कि उचंती खाते में राहुल ने कितना योग रखा, कितना टोटल वहां पे मिल रहा था। तो आप देखिए, इस पूरे प्रश्न में हमने उचंती खाते का इस्तेमाल कहां कहां पे किया। एक, उचंती खाते का इस्तेमाल हुआ 5वीं प्रविष्टि में, जहां उचंती खाता 4500 रुपये से क्रेडिट किया गया। और दूसरी बार उचंती खाता आखिरी प्रविष्टि में फिर से 3000 रुपये से क्रेडिट किया गया। तो देखिए, उचंती खाता डेबिट तिथि विवरण पृष्ठ संख्या राशि, क्रेडिट में भी तिथि विवरण पृष्ठ संख्या राशि। देखिए, पहली प्रविष्टि जो उचंती खाते में हुई वह थी 4500 रुपये से क्रेडिट। इसको हम क्रेडिट में पहुंचाते हैं उचंती खाते के फर्नीचर के नाम से। और उसके बाद दूसरी बार हमने उचंती खाते का इस्तेमाल करा 3000 रुपये से, और जिसमें डेबिट में लिखा था विक्रय वापसी खाता। तो कुछ इस तरह यहाँ का जो योग बना वह बना 7500 रुपये जमा स्तंभ का, क्रेडिट साइड का। और प्रश्न में कोई भी सूचना नहीं है, तो यही उचंती खाते का बैलेंस बना दिया जाएगा, 7500 रुपये।
तो कुछ इस तरह हमने उचंती खाता बनाया। किसी किसी प्रश्न में आपसे सस्पेंस अकाउंट को बनाने के लिए बोला जाएगा या पूछा जाएगा कि किसी भी व्यापारी के उचंती खाते में क्या शेष बचा, तो आपको उचंती खाता इस तरह से बनाना है। तो इस तरह हमारा अध्याय 6 का भाग 3 खत्म होता है। अगले भाग में हम इसी तरीके के कुछ प्रश्नों को और देखेंगे और इस अध्याय की समाप्ति करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।